हमारी याद नमस्कार। आएगी। आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसे कलाकार फनकार से रूबरू कर रहे हैं जिनका गेटअप और अभिनय का अंदाज देखकर महाभारत युद्ध की त्रासदी एकाएक जहन में कौंध जाती है और ना चाहते हुए भी वो किरदार हमें क्रोधित और बेचैन कर देता है। जी हाँ, वो किरदार है महाभारत के शकुनी मामा का, जिसे जिंदा किया था हमारे सबके प्रिय और काबिल कलाकार गुफी पेंटल जी ने, जिन्होंने दर्जनों फिल्मों और टीवी सीरियल्स के जरिए हम सब का बरसों एंटरटेनमेंट किया और आज भी लगातार अपनी लाजवाब एक्टिंग के जरिए हमारा मनोरंजन करते आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं महाभारत के शकुनी मामा यानी गुफी पेंटल जी से। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाबर्स। गुफी जी, आपकी बर्थ सिटी कौन सी है? बम्बई में कैसे आना हुआ और आप फिल्मों में कब आए? देखिए, जन्म मेरा हुआ था प्री पार्टीशन लाहौर में। मुझे कुछ याद नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटा था और इतने में जो एक वक्त हमारा हिंदुस्तान हुआ करता था वो टूट के हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया, भारत और पाकिस्तान बन गया, जो आजकल के बच्चों को मालूम है। तो मेरा जन्म ही हुआ था, जबकि मुझे सिर्फ इतना सा याद है, लाहौर की धुंधली सी यादें, कि मैं बहुत छोटा सा बच्चा था, अभी भी शायद तोतली ज़बान में बोलना शुरू किया था, कि मैं टेरेस पे जाता था। हमारा घर होता था जैसे कि वालिद मेरे बताते हैं, निस्बत रोड पे होता था, और मैं छोटा सा बच्चा चारों तरफ देखता था। तो तुतली आवाज़ में, जो मुझे याद है, मैं कहता था अद लदी। और मेरी माँ मेरे को, जिसे हम बीजी प्यार से कहते थे, बीजी मुझे छाती से लगा लेती थी और नीचे आ जाती थी और सिर्फ इतना बोलती थी कि वाहिगुरु बोल। सो उसी में, तो जब पार्टीशन हुआ तो मैं बहुत ही नहायत छोटा बच्चा था। हम लोग उसके बाद सीधा, बिकॉज मेरी फैमिली काफ़ी आर्मी में थी, तो मेरे अंकल थे कर्नल। तो किसी तरह आर्मी की ट्रक में हमें तरन तारण लाया गया, जहाँ पर के मेरे छोटे भाई पेंटल का जन्म हुआ। तरन तारण के बाद हम दिल्ली आए। तो मेरा बचपन जो है दिल्ली और बॉम्बे में डिवाइड रहा, क्योंकि मेरे वालिद श्री गुरचरण सिंह पेंटल, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में बतौर कैमरामैन। तो बस समझिए कि दिल्ली और बॉम्बे के बीच में हमारी एजुकेशन चलती रही। और जैसा कि होता है कि 15-16 साल की, 17 साल की उम्र में एक लड़के को अपना कैरियर आगे का देखना पड़ता है। तो उस वक़्त हमारे फादर ने सोचा कि हमारे लिए कौन सा कैरियर अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू इंजीनियर बन जा। तो हम टाटा में भर्ती हो गए। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी में जमशेदपुर में मैं बतौर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास करने वहाँ पर चला गया। दैट इज़ जमशेदपुर, टाटा नगर। तो टाटा नगर में मैंने कुछ अपने 7-8 साल गुजारे हैं। और उसी दौरान 62 की बात है, जब चाइना और पाकिस्तान वॉर हुआ, तो मुझे भी बहुत जोश आया। तो हम लोग 60 लड़के जो है एक दूसरे के साथ, बहुत ही, मतलब एक स्पीच हमने सुनी थी, और वो स्पीच सुनने के बाद हमें इतना प्यार आया अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, कि हम जाके आर्मी में भर्ती हो गए। तो आर्मी में मैंने कुछ साल, कोई 6 साल सर्व किए इमरजेंसी में। और ये बड़ी तकलीफ़ की बात है कि आजकल जो है वो देश प्रेम की भावना उतनी नहीं रही जो हमारे ज़माने में होती थी। आप 50s ले लीजिए या 60s ले लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने अपने बुज़ुर्गों को देखा हुआ था कि कैसे वो दुश्मनों से या अंग्रेज़ों से या गैर मुल्की कौमों से अपने देश को बचाने के लिए
लालायित रहते थे, वो आजकल भावना नहीं है। हमारे वहाँ तो एक स्पीच होती थी तो हम लोग चले जाते थे लड़ने लड़ाने, कि हमारी कंट्री का नाम है। तो साइमल्टेनियसली इंजीनियरिंग भी पास की, उसके बाद फिर मैंने आर्मी में भी नौकरी की, कुछ 2 वॉर्स लड़े, चाइना और पाकिस्तान। टेरिटोरियल, उसमें आर्टिलरी में था मैं, गनर जो होते हैं ना, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स चलाते हैं। तो वहाँ से ये एक्सपीरियंस लेके फिर जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई, हम फिर अपने आई वॉज वर्किंग विद टाटास, वहीं एम्प्लॉयड हो गए थे हम। तो टाटा से यहाँ पर 1968 में मेरी बॉम्बे शाखा में ट्रांसफ़र हो गई। 68 में जब बॉम्बे शाखा में ट्रांसफ़र हुई तो मेरा भाई पेंटल 69 में वो फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से अपनी एक्टिंग ट्रेनिंग पूरी करके, कोर्स पूरी करके यहाँ पर बॉम्बे आ गए। तो हम जब दोनों भाई मिले, वो मेरे से 4 साल इंसिडेंटली छोटे हैं। तो जब बॉम्बे में दोनों आ गए तो उन्हें पता था कि मेरा असली काम नट बोल्ट टाइट करना नहीं है। मेरा असली काम है, बिकॉज़ मुझे तो ज़्यादातर फिल्मों का बड़ा शौक़ था, एक्टिंग का शौक़ था, सोशल सर्कल में काफ़ी मेरा मतलब इन्वॉल्वमेंट था। सो ही सेड, यार नट बोल्ट की टाइट कर रहे हैं, कम ऑन, कम टू द फिल्म इंडस्ट्री। सो आई जॉइंड फिल्म इंडस्ट्री एज अ मॉडल। मैंने काफ़ी एडवर्टिजमेंट फिल्म्स का मेन मॉडल पहले यानी अर्ली 70s में किया। उसके बाद आई जॉइंड एज असिस्टेंट डायरेक्टर टू HS रवेल साहब। उनके साथ मैंने लैला मजनू असिस्ट की, जिसमें ऋषि कपूर और रंजीता कोचर थे, रंजीता कौर। सो उनको असिस्ट करने के बाद उनके बेटे राहुल रवेल को असिस्ट किया, और उसके बाद फिर ऐसे ही दौर चलता रहा, मॉडलिंग भी करता रहा, बीच बीच में कैरेक्टर भी करता रहा, एक्टिंग करता रहा, और असिस्टेंट डायरेक्शन काफ़ी की। और चलते चलाते फिर इन 78 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हेन चोपड़ा साहब वाज मेकिंग बर्निंग ट्रेन, तो मैं रवि चोपड़ा साहब के साथ एसोसिएट हो गया। तो रवि साहब के एडवर्टीजमेंट को भी संभाला और BR फिल्म्स को में एज असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया। और उसी दौरान फिर मैंने वहाँ पर एड फिल्में और कमर्शियल फिल्मों का काम करना शुरू किया, उनको एसोसिएट और डायरेक्ट करना शुरू किया। फिर चोपड़ा साहब के साथ में भी साथ में एसोसिएट रहा। BR फिल्म्स के लिए मैंने कई TV सीरियल्स किए, कास्टिंग की। तो उनकी फिल्मों की कास्टिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग और सीरियल्स की प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग में करने लगा। उसी दौरान मुझे ये रोल मिला जिसने कि मुझे आज इस मकाम तक पहुंचाया है। तो महाभारत में मुझे शकुनी मिल गया। हालांकि कास्टिंग पूरी मैंने की थी, लेकिन एक ही कैरेक्टर की उन्होंने की, वो थी मेरे कैरेक्टर की। सो वहाँ से बस आपके, और बस इस चीज़ को काफ़ी देर हो गई है, और शुक्र है कि आप लोगों ने और इंडस्ट्री ने हमें एक्सेप्ट किया है और आज इस मकाम तक पहुंचाया है कि हम आपके सामने। ये एक सरसरी तौर पे खुलासा है मेरे जीवन का। सर, आपने जो महाभारत में शकुनी का कैरेक्टर किया था, उसकी एक नई पहचान बनाई थी आपने, लेकिन उसके बाद आने वाले सीरियल्स में हमने देखा कि उस कैरेक्टर को लोगों ने तोड़ मरोड़ कर अलग तरह से पेश किया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है कि बाकी के सारे कैरेक्टर्स मुझे 9 महीने लगे थे। चोपड़ा साहब ने सारे कैरेक्टर्स मुझे स्क्रीन टेस्ट करने के लिए बोला था। कुछ 3,500 लड़के लड़कियां कॉस्ट्यूम में मैंने सबको स्क्रीन टेस्ट किया था।
और एक करेक्टर जब मैं हमेशा बोलता था कि जी इसके लिए भी मैंने 3-4 लड़के सिलेक्ट किए हुए हैं, वो था शकुनी मामा का करेक्टर। तो जब भी मैं उनके सामने ये पेशकश रखता था तो वो बोल देते थे कि नहीं कोई बात नहीं, हमारे दिमाग में है। तो डॉक्टर राही मासूम रज़ा और चोपड़ा साहब ने पहले से ही अपने दिमाग में रखा हुआ था कि मैं करूँगा। अब उसको थोड़ा सा एज ए एक्टर उसमें शेड एक मैंने ज़रूर डाला था। एक तो उसको रिकग्नाइज़ करवाने के लिए मैंने उसके काले शेड्स रखे थे, काले कपड़े रखे थे। जब मैंने सजेस्ट किया दे एग्रीड। दूसरा मैंने उस कैरेक्टर को लंगड़ा बनाया था जानबूझ के, ताकि उसकी एक पहचान अपनी अलग से बन सके। और उस लंगड़ा बनाने के पीछे भी एक स्टोरी थी कि जब मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े एकेडमिशियन थे, ही वाज डबल एमए ऑफ हिज टाइम, और खालसा कॉलेज ऑल इंडिया के वो प्रिंसिपल रहे हैं। यहाँ का इनफैक्ट बॉम्बे का खालसा कॉलेज उन्होंने फाउंड किया था। ही इज़ द फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ बॉम्बे खालसा कॉलेज। तो वो जब रिटायर हुए तो हमारी ज़मीनें थी बाजपुर में, पेंटल फार्म थी। बाजपुर है रामपुर, बाजपुर काशीपुर, नैनीताल तराई के उधर, तो वहाँ पर ज़मीनें थी। तो हम छुट्टियों में वहाँ जाते थे। तो पिताजी से अपने छोटी सी भाषा में जो कुछ सीखने को मिलता था, तो उनसे एक दो मर्तबा मैंने ऐसे छोटे छोटे सवाल किया। हालांकि वो कॉलेज में पढ़ाते थे, लेकिन जब छोटा बच्चा बात करता था तो उसी के स्तर पे, उसी के लेवल पे पहुंच के वो हमें जवाब देते थे। तो मैंने पूछा, पिताजी अच्छे और बुरे आदमी में क्या फ़र्क है? तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अच्छा आदमी हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, एक अट्रैक्ट करता है, दूसरा डिस्ट्रैक्ट करता है। तो अच्छा मैग्नेट हमेशा दूसरी चीज़ों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच, और जो बुरा होता है वो रिपल्स करता है और दूर दूर फेंकता है। तो आप अच्छे एक्टर हैं, अच्छे आदमी बनो, जिसकी वजह से ये लोग तुम्हारे पास आएँ, तुम्हारी सोबत में बैठना उठना उन्हें अच्छा लगे। एक तो ये। दूसरी, मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि अच्छा अच्छे और बुरे आदमी में कोई फिजिकल डिफरेंस भी होता है? तो बोलते देखिए, भगवान की अपनी मर्जी है। अगर बुरा आदमी होता है तो कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई चीज़ फिजिकली डिफेक्ट दे देता है। काना हो जाता है, या छोटा ये नेक छोटी होती है, या टुडला होता है, या लंगड़ा होता है। और लेकिन एट द सेम टाइम उसको एक अलग से शक्ति दे दी जाती है। तो भगवान उसे कोई ना कोई एक चीज़ और भी जोड़ देता है, एंड वो, इसका मतलब है, बहुत चालाक होता है, श्रूड होता है। ये बात ये जहन में मेरे रह गई, जो मैंने चोपड़ा साहब और डॉक्टर साहब को कही। और मैंने कहा जी मैं ऐसे उसको लंगड़ा बनाना चाहता हूँ। सो दैट्स हाउ द कैरेक्टर केम। तो मैंने लंगड़ा उसको बनाया, क्योंकि वो ज़रा शुरू से फिजिकली दिखेगा कि ये ऐसा है, तो ज़रा सेलुलाइट पे एक्सपैंड होके वो पता लगता है कि हाँ वाकई ख़राब कैरेक्टर है। सर, आप बताइए कि पुराना जो सिनेमा था, पुरानी फिल्में जो थी, और आज के नए सिनेमा में क्या अंतर है? क्या आप फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, इन्वॉल्व तो मैं उस वक्त भी था फिल्म मेकिंग में और फिल्म में, और जब नहीं भी था फिल्म में तो भी इन्वॉल्व था, क्योंकि फिल्में मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आज की पिक्चरें ख़राब हैं, आजकल भी लोग बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं। द ओनली थिंग इज़ कंटेंट। जो कंटेंट है ना हमारे में, स्टोरी जो है, कहीं पर एक सब्जेक्ट नाम की जो चीज़ है, चिड़िया है, वो मिसिंग है। वो ज़रा सा दिल को ख़राब लगता है कि भाई आजकल सब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि आप हिंदुस्तान के कोने कोने में टटोलिए तो हिंदुस्तान में इतने सब्जेक्ट हैं, इतना कुछ काम किया जा सकता है कि अथाह सागर है, और उसमें आप चंद बूंदे भी ना निकाल सकें। तो हमारे एक ही बात है कि पुराने लोगों में ये था कि जब वो किसी सब्जेक्ट को उठाते थे तो उसमें सोशल रेलेवेंस होता था, उसमें कोई बात होती थी, उसमें कुछ सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बातें होती थी।
अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। अब जिसमें है, जैसे अम, आज के ज़माने में भी रंग दे बसंती आई है, तो उसमें सब्जेक्ट एक पावरफुल था। उसमें हमने यूथ का क्रोध बताया था कि देखिए, और वो सबसे ज़्यादा उसने बिजनेस भी किया। इट्स वेरी हार्टनिंग। अभी सब्जेक्ट जैसे आया था बागबान। बागबान में एक सब्जेक्ट था, एक बूढ़े माँ बाप के प्रति आपकी क्या ड्यूटी है, या वो अपने बच्चों के साथ कैसे आप व्यवहार कर सकते हैं, सब्जेक्ट था। एक सब्जेक्ट था ब्लैक। ब्लैक वॉज वेरी गुड बिकॉज उसमें भी ये एक मटेरियल था कि जैसे आप डेफ ब्लाइंड हैं, डम्ब हैं, तो भी आपको एक हिम्मत से अगर कोई ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, तो आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। वो बहुत इनकरेजिंग बात है। तो ऐसे चंद एक, लेकिन टावे टावे आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से एक डिस्टेंस के बाद आ रहे हैं, जो कि एक ज़माने में ऐसा नहीं होता था। अगर 5 सब्जेक्ट एक साथ में रिलीज़ होते थे एक हफ्ते में, तो एक जगह आबे हयात भी होती थी, एक जगह कोहिनूर भी होती थी, दूसरे थिएटर में मदर इंडिया लगती थी, तीसरे में मुगल आजम लगती थी, और पांचवें में अनाड़ी लगती थी। सभी हिट, और सभी अपनी अपनी स्टोरीज़ में परफेक्ट। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारे में बहुत 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद एक पिक्चर ऐसी आती है जिसमें स्टोरी होती है। तो यहाँ तो हमारे आजकल के मेकर्स कंफ्यूज्ड हैं कि क्या बनाएं, या फिर कोशिश नहीं कर रहे कि स्टोरी मटेरियल भी कोई चीज़ है। अ, वो ज़रा सा अफसोस होता है बस। सर आप बताइए, पुराने और नए जो कलाकार थे, पुराने लोग कहते हैं कि उन कलाकारों में ज़्यादा तहज़ीब थी। आप ज़रा इन दोनों के बारे में ज़रा खुलासा कीजिए। नहीं, डिसिप्लिन और टैलेंट, टैलेंट के बारे में कह सकता हूँ कि आजकल के जो नए कलाकार हैं बहुत टैलेंटेड हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि उनके सामने मिसालें हैं बड़े बड़े लोगों की। हाँ, कहीं अगर थोड़ी सी कमी है, तो आई फील के स्लाइट डिसिप्लिन या कॉमरेडरी में या दोस्ती भाईचारे में वो चीज़ मिसिंग है। क्योंकि आजकल शायद आज की जनरेशन का ये फॉल्ट नहीं है, ये जो आसपास का माहौल है, चाहे आप ले लीजिए सोशल सोसाइटी, और यू टेक पॉलिटिशियंस, और यू टेक, आप बेसिक स्कूल से ही शुरू करें, तो हमें शुरू से ही अगर झूठ बोलना सिखाया जाता है या करप्शन सिखाई जाती है, तो इस जनरेशन का फॉल्ट नहीं है, वो हमारा ही फॉल्ट है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, एज़ कम्पेयर टू दिस जनरेशन, पुरानी जनरेशन में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था, बिजनेस माइंडेड इतने नहीं थे, कला के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था, और ये एक डेफिनेट बड़ी चेंज है, जो कि थोड़ी सी मिसिंग लगती है, और कभी कभी दिल को ख़राब भी लगती है, क्योंकि और आजकल कटिंग्स भी इतनी फास्ट हो गई हैं कि आपको परफॉर्म करने पर भी इतना चांस नहीं मिलता कि आप कुछ कहते हैं। जब तक आप इमोशन में लिप्त हो जाते हैं, तब तक कैमरा कट हो जाता है। तो प्रॉब्लम वो है कि उस वक्त सब्जेक्ट पावर एंड एक्टिंग वाज सो पावरफुल कि उसमें लेटेस्ट टेक्निक्स का इतना योगदान नहीं होता था। आजकल टेक्निक्स ज़्यादा है, लेकिन कला थोड़ी कम हो गई है, बस इतना फ़र्क। सर राजेंद्र कुमार जी की फ़िल्म लव स्टोरी में आपने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था। सर आप राजेंद्र कुमार जी के बारे में कुछ बताएं। हाँ, राजेंद्र साहब के साथ मैंने तब काम किया जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, और मेरे डायरेक्टर राहुल रवेल, वो उस वक्त उनकी फ़िल्म लव स्टोरी डायरेक्ट कर रहे थे, जिसमें मैं असिस्ट कर रहा था। और बहुत काफ़ी मकबूल हुई, लोगों ने पसंद भी की वो पिक्चर। वो उन दिनों की बात है, बहुत ही नहायत शरीफ आदमी, और मानी सबसे
सक्सेसफुल हीरो उस वक्त तक वही कंसिडर किए जाते थे जिनको कहा जाता था कि जुबली कुमार। तो बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ काम करने का। और उनमें ये था कि हर एक को बड़े प्यार से साथ में रखते थे और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में किसी को तकलीफ़ नहीं देते थे और किसी के मतलब किसी की इंसल्ट करने की कोशिश नहीं करते थे। इतना था, बहुत उनसे काफ़ी सीखने को मिला। और एक बार एक फ़िल्म की थी जब ही वॉज वर्किंग एज एन एक्टर इन बिहार फिल्म्स, तो इतना सा इत्तेफाक हुआ। लेकिन जो भी एक्सपीरियंस उनके साथ था बहुत ही सुहावना एक्सपीरियंस था और अच्छा लगा। सर, सुनील दत्त साहब के बारे में कुछ बताएं। देखिए, दत्त साहब के साथ सिर्फ बहुत पहले एक बार मुलाकात हुई थी जब हम नए नए एक्टर बने थे। तो अब एक्टिंग में क्या था कि उन दिनों में फ़ोन बड़ा कॉस्टली हुआ करता था, यानी कि 15,000 रुपये होता था। मैं 1970 70s की बात कर रहा हूँ कि 70s में जी 15,000 रुपये आप जमा कराइए, शायद 15 साल के बाद आपका नंबर आएगा। आजकल के बच्चों को तो ये तकलीफ़ें मालूम नहीं है। तो अब हम एक्टर तो बन गए थे, लेकिन अभी डेटों की प्रॉब्लम और काम खो जाने की एक इनसिक्योरिटी, ये सब होता था। तो फिर हम गए थे दत्त साहब के पास और नरगिस जी के पास। नरगिस जी उन दिनों टेलीफोन बोर्ड की वन ऑफ द चेयरमैन थी, कमेटी मेंबर थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, यू ट्रूली नीड अ फ़ोन। तो उन्होंने फ़ोन का सैंक्शन कर दिया और दूसरे तीसरे दिन हम दोनों भाइयों के पास फ़ोन आ गया था। तो उतना ही इत्तेफाक हुआ, लेकिन उनके बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की बहुत सी बातें की सर, हैं। दत्त साहब एक बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे कलाकार भी थे। सर, सभी ये कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे राजनेता, एक पॉलिटिशियन भी थे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो उतने ही अच्छे पॉलिटिशियन थे जितने अच्छे इंसान थे, क्योंकि दत्त साहब ने जब भी बातें की हैं तो सोशल रिफॉर्म की, चाहे वो उनकी पिक्चरें हो, चाहे वो निजी लाइफ में हो। तो उन्होंने हमेशा अच्छी बातें की हैं और हमेशा सोसाइटी के प्रति उनका एक रवैया जो रहा है वो इतना ब्यूटीफुल रहा है कि उस आदमी के प्रति आपको हमेशा एक प्यार की फीलिंग, श्रद्धा की फीलिंग ही आती है। उसके प्रति कभी ऐसा नहीं आता है कि उसने ऐसा काम किया है कि भाई, क्योंकि उन्होंने जब भी किया है वो हमेशा सेवा भावना से किया है। कई 100 मील उन्होंने यात्राएं भी की हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जब कभी अनहर्ड ऑफ, मतलब कभी किसी ने सुना भी नहीं था, उन्होंने फौजी जो के बॉर्डर्स पे बैठे होते थे उस वक्त भी जा के उन्होंने उनके लिए तमाशे किए हैं। उनको जो आजकल करोड़ों रुपए लेते हैं आर्टिस्ट, उन्होंने फ्री वो सारा काम किया है। सो इट वाज वेरी बिग थिंग, ही हैज़ डन। और उनकी पिक्चरों के ज़रिए भी उन्होंने बहुत से सोशल रिफॉर्म की बातें की हैं। तो एंड ही वाज आई थिंक इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट मेकर्स, क्योंकि शायद ऐसी खूबसूरत पिक्चरें बनी नहीं। आज उनकी आप मुझे जीने दो उठा लो, या ये आग कब बुझेगी उठा लो, या फिर रेशमा शेरा उठा लो, यादें उठा लो। तो मतलब ऐसी चीज़ें कर गए हैं कि भगवान उनकी आत्मा को हमेशा सुखी रखे, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत किया है। और एज एन इंडियन आई एम प्राउड ऑफ। सर, बतौर कलाकार आप दत्त साहब के बारे में कुछ हाँ, तो मदर इंडिया उनकी पहली पिक्चर थी, उसी में उन्होंने आंखों के ज़रिए इतना बता दिया था, ऑडियंस को बिठा के रख दिया था कि भाई मैं एक नया एक्टर आया हूँ और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। वो स्कूल बाय इटसेल्फ, कोई बीट करने वाला नहीं है आजकल की जनरेशन, मुझे नहीं दिखता कोई। सर, आपने शुरू में बताया था कि आप नरगिस दत्त जी से मिले थे। उनके बारे में कुछ, खैर, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताइए। मुझे इतना इत्तेफाक नहीं हुआ, जैसे कि मैंने कहा है कि एक ही बार मिले
लेकिन नरगिस जी तो अगेन गॉडेस ऑफ इंडियन सिनेमा, और जितनी खूबसूरत थी उतनी खूबसूरत एक्ट्रेस थी। और सुना है कि बहुत ही डिसिप्लिन थी, और वो भी सोशल वर्क में बहुत एक्टिव थी। तो उनके बारे में भी कुछ कहना सूरज को रोशनी दिखाने जैसी बात है। ये हमारे इंडस्ट्री के कुछ पिलर्स हैं जिनके बारे में आप जितनी बातें करते जाओगे देयर इज़ नो एंड। और ये हमारे लिए एक इनकरेजमेंट का स्रोत हैं। इन्हें हम जितना याद रखेंगे उतना हम अपनी एक्टिंग में और अपनी डायरेक्शन में और अपने डिसिप्लिन में कुछ कर पाएंगे। ये आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पूर्वजों को याद रखें कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सर, राजकुमार जो एक्टर थे उनके बारे में आपकी क्या राय है? राज साहब अपना बूढ़ी आर्टिस्ट थे, बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट थे। अपने उनका उनका स्कूल जो एक्टिंग का बिल्कुल डिफरेंट था। आई वुडंट से नो, नॉट वेरी नेचुरल, बिकॉज वो कभी एक्टर को सामने फेसिंग दे के बात नहीं करते थे, वो हमेशा कैमरे को फेसिंग ले लेते थे। खैर उनका जो है स्टाइल, बड़ी स्टाइलाइज्ड एक्टिंग थी और अपने किस्म के बिल्कुल अलग थे। और अपने हिसाब से वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ थे। मतलब कि पब्लिक जो है, यहाँ तक कि मुझे याद है कि एक आध फिल्म में जब उनके सिर्फ पैर आते थे, जूते आते थे, तालियां बजती थी। तो वो भी एक महारथी थे जिन्होंने इतना नाम कमाया, और वाकई में अपने सामने पहाड़ों के सामने खड़े रहे। ये जैसे उस ज़माने के पहाड़ थे दिलीप कुमार, उनके सामने भी उन्होंने एक्टिंग की और बड़े बड़े लोगों के सामने एक्टिंग की। तो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट थे वो भी। सर, सुनने में आया था कि राजकुमार जी थोड़े सिनिकल हैं और दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझते। खैर अपना अपना स्टाइल है, मजाक तो उड़ाते थे वो, लेकिन उनका स्टाइल था। लोग अभ्यस्त हो चुके थे उनके स्टाइल के, कि भाई ऐसा ही होता होगा। क्योंकि मेरे सामने की बात है कि एक बहुत बड़ी हीरोइन जो थी, उनकी प्रीमियर चल रहा था, और ये पीछे बैठी थी, ये आगे बैठे थे, और उसी के प्रीमियर चल रहा है, और उस हीरोइन को उठ के वो नमस्ते करती है और ये बोलते हैं कि जानी तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी लग रही हो, तुम हीरोइन क्यों नहीं ट्राई करती? आप उसी के प्रीमियर में बैठे हैं। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? तो मेरा ख्याल है ये उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा था, और वो जानते थे कि कैसे क्या हो सकता है। कि ये सब एक नोट लेने वाली बात थी कि दुनिया उनकी बातें जो हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली सुने और उनकी बातें करे। कईयों के ये होता है, तो हो सकता है वो हो। बाकी एक्टिंग में तो उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता था। सर, इंडियन वेनिस जिन्हें कहा जाता था, मधुबाला जी के बारे में आप कुछ बताएं। मधु जी को देखिए, मैं कभी मिल नहीं सका, इत्तेफाक नहीं हुआ। और हाँ, मैं उनका निहायत ज़बरदस्त फ़ैन रहा हूँ, आज भी हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज तक कोई वैसी हीरोइन जो अपनी आँखों से बोलती हो, और उसकी सिर्फ आप साइलेंट फ़ोटो भी देख लीजिए तो लगता है कि बातें कर रही हैं। तो वो बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री थी, और आई एम श्योर कि अच्छी इंसान भी बहुत होंगी। और उन्होंने जो मुग़ल आज़म में किया है, एक एक सीन जो उनसे निकलवाया गया है और उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए हैं, मेरा ख्याल है इंडियन सिनेमा में ऐसी ब्यूटी जिसे ट्रू मायने में वीनस कहा जा सके, वो मुझे और तो कोई दिखी नहीं। सर, हरी भाई जरीवाला जिन्हें लोग संजीव कुमार के नाम से जानते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। संजीव साहब बहुत ही यानी उनकी एक्टिंग बड़ी मेथड एक्टिंग हुआ करती थी।
जिसका कोई सानी नहीं, और अपनी तरफ से वो जो एक्टिंग करते थे, यानी बहुत ही सटल एक्टर थे, और वो अपनी बातों को इस तरह खूबसूरती से निभाया करते थे कि मुझे याद है कि मैंने एक बार, हम लोग जैसलमेर में शूटिंग कर रहे थे। जैसलमेर में तो मैंने हरी भाई को पूछा, मैंने कहा हरी भाई, मैंने सुना है और मैं हैरान भी हूँ कि आप जब हीरो एक्टिंग करते हो तो आपको 2-2.5 लाख मिलते हैं, और जब आप अमिताभ और अमजद खान, विनोद खन्ना इनके साथ करते हो तो आप लेते हो 12-12, 14-14 लाख, साइड में होते हो फिर भी आप इतने लेते हो। तो उन्होंने, और गुफी, और बात यह है यार, और मेरे जैसे को कौन देखना चाहेगा कि मैं लड़की के पीछे पेड़ के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ। तो उस वक्त मैं अपनी ठरक के लिए 2.5 लाख ले लेता हूँ, लेकिन जहाँ पर एक्टिंग की ज़रूरत होती है और महारथियों का बाप बनना होता है तो मैं अपनी पूरी प्राइस लेता हूँ। तो ये था, क्योंकि वहाँ पर इतने बड़े एक्टरों का कोई मतलब उनका जवाब चाहिए, तो फिर संजीव कुमार, हरी भाई से बढ़कर कोई नहीं था। और आज तक भी मतलब हिस्ट्री है कि उन्होंने जिस जगह पे, यानी पहली पिक्चर दिलीप साहब के सामने संघर्ष में जब उन्होंने वो शतरंज वाला सीन खेला था तो कमाल कर दी थी। तो वहाँ से होनहार बिरवान के वो चिकने पात वाली बात है कि शुरू से ही पता लग गया था कि भाई ये चीज़ क्या बनने वाली है। तो हरी भाई वो थे। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट वाज कि वो स्टंट फिल्मों से आए थे। संघर्ष में जब संजीव भाई ने पहला ही शॉट दिया था तो पता लग गया था कि क्योंकि जब दिलीप साहब को पता लगा कि नया लड़का सामने कर रहा है तो बोला कि एक्टर अच्छा है कि नहीं, रवेल साहब ने पूछा, तो उन्होंने बोला भाई आप करके देखो पता लग जाएगा। और वाकई में उसके बाद खुद खड़े हुए दिलीप साहब एंड में और हरी भाई को गले लगाया। तो पहले ही शॉट में उन्होंने बता दिया कि एक कमाल के आर्टिस्ट आ गए हैं। और एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि भाई स्टंट फिल्मों से आए थे, बीसी ग्रेड फिल्मों से आए थे, उसके पहले कोई नाम वाम नहीं था उनका, लेकिन एक्टर कमाल।